नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ अवनीश विद्यार्थी और हम इस वक्त देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास चर्चा देश के जाने-माने पत्रकार हेमंत तिवारी के साथ और बहुत दिनों बाद उनसे चर्चा हो रही है, लिहाजा बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है, उनका अनुभव समझना है और राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर उनका आकलन भी समझना ज़रूरी है। हेमंत जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी, उनीश जी, थैंक यू। ये जो आज पिछले कुछ दिनों को अगर हम देखें तो 2-3 ऐसे घटनाक्रम हुए जो यूपी की राजनीति को खास तौर पर आने वाले दिनों की जो राजनीति यूपी की होने जा रही है, उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करते हुए दिखाई पड़ते हैं और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है यूपी का मंत्रिमंडल का विस्तार, संगठन का एक बार फिर से पुनर्गठन यानी नए संगठन का आना, नई टीम पंकज चौधरी की आना, एक घटनाक्रम रहा बड़ा जिसको कहते हैं कि उछल-कूद खूब हुई पर नतीजा सिफ़र रहा। मतलब ये लग रहा था कि शायद इधर ही अक्षय तृतीया के दिन ही शपथ हो जाएगी या लग रहा था कि मतलब बस घंटों की दूरी है और बंगाल चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले ही लगता है बीजेपी उत्तर प्रदेश जो है वो 2027 के लिए पूरा कर लेगी। पर बात कहीं अटक गई। ये 32 नेताओं से मिलके पंकज चौधरी निर्णय नहीं कर पाए क्या? क्या क्यों बात अटक गई? कहाँ बात रह गई? पेच तो बहुत है। पेच होने की बड़ी वजहें भी हैं। वजहें ऐसे वक्त बहुत हो जाते हैं, उपाय बहुत करने होते हैं, तब जब आपके सामने चैलेंजेस बड़े होते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का यानी समाजवादी पार्टी का अलायंस इस वक्त इतना अपबीटेड है, इतना कॉन्फिडेंट है, रिसेंट पास्ट उसके पक्ष में रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं 100 तरीके सोचने होंगे कि इससे कैसे पार पाया जाए। और तब जब वे लगातार 10 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे हैं, और यह चुनौती है, चुनौती गंभीर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम अलार्मिंग है। अभी उसकी अनुगूंज समाप्त नहीं हुई है। वही अद्यतन चुनाव है जिसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विपरीत गए थे और ये उत्तर प्रदेश है यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका कमाऊ पूत। मैं बार बार कहता हूं कि जब से मोदी और शाह युग वाली भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय हुआ है भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश ऐसा अकेला बड़ा राज्य रहा है जिसने भारतीय जनता पार्टी की अन्य राज्यों की जो डेफिसिट है, जहां उनकी उम्मीदें टूटती हैं, तो उत्तर प्रदेश उसकी भरपाई करता है यानी उनकी उम्मीदों को जगाता रहा है। तो अब अगर उत्तर प्रदेश से खराब परिणाम की आशंका हो तो जाहिर सी बात कमजोर है, दुरुस्त करनी पड़ेगी। उसमें संगठन आता है, उसमें सरकार महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। तो अब संगठन और सरकार में किन लोगों को सामने लाया जाए जिसका संदेश अलग अलग खेमों में बटी जातियों पर जाए, कौन से चेहरे ऐसे हों जो जाहिर हो संगठन में भी और सरकार में भी। संगठन में शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों का प्रतिनिधि, लोगों से हमारा मतलब क्षेत्र का, जाति का, पर्सनालिटी का जितना ज्यादा जरूरी सरकार में है। इसीलिए तमाम पेच हैं और ये प्रक्रिया तो हम कितने महीने सुन रहे हैं। संगठन के बारे में तो तभी से हम लोग हर तो दिन अगले हफ्ते संगठन का विस्तार करेंगे, संगठन को पुनर्गठित करेंगे, पदाधिकारी लाएंगे और सरकार के बारे में तो पिछले 2 साल से हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि अब बदलाव हुआ, अब विस्तार हुआ,
हुआ, लेकिन अभी तक तो वो कुछ क्यों हुआ नहीं नहीं। रहा? मतलब अड़ंगा क्या है? परंतु अड़ंगा मेरा क्या है? मानना है कि अब ऐसा समय आ गया है अवनीश जी, जब न सिर्फ अवश्यंभावी है बल्कि अनिवार्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार करें। कुछ ढीले ढाले या जिनके बारे में थोड़ी शिकायतें हैं उनको संगठन के काम में बैठाएं, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, घर तो आप बैठा नहीं सकते किसी को, कहीं न कहीं उनको आपको लगाना पड़ेगा। और कुछ नए ऐसे चेहरों को इंडक्ट करें जो जातियों का सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करें, जातियों को संदेश जाए, क्योंकि आज की तारीख में वही जातियां भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या बन गई हैं जिन जातियों के दम पर पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज किया है। चुनाव चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अगर यूपी चैंपियन बना है तो इन्हीं जातियों, इन्हीं जाति समूहों के आधार पर बना है जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। आप लेकिन अब उनमें आप नाराजगी है। आपका इशारा वो क्या ओबीसी भी हो सकता है, वो अपर कास्ट का भी एक बड़ा वर्ग हो सकता है। आपका इशारा क्या ब्राह्मण, कुर्मी और निषाद वोटर्स की तरफ है, जो कमोबेश लोकसभा के चुनाव बिल्कुल में सही, बीजेपी से छिटक करके समाजवादी पार्टी की तरफ गया या इंडिया गठबंधन की तरफ गया? बिल्कुल सही, आपने एकदम नब्ज पकड़ी है। यही है, ये 3 ऐसी जातियां हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पर बल ला दिए हैं, और ये वही जातियां हैं जो 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ दमखम के साथ रही। इन ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जिसके बारे में कोई प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बारे में आमतौर पर मानना है कि थोड़े वक्त भले नाराज रहें, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। ये एक तरीके की मानता रही है, लेकिन इस बार मैं जो देख पा रहा हूं जमीनी स्तर पर, यह मान्यता भी दरक सकती है, क्योंकि ब्राह्मणों को एक वर्ग पता नहीं क्यों एकदम से नाराज हो गया है। जो भी हालिया घटनाएं हुई हैं 2-4 महीने के भीतर, उनको लेकर के ब्राह्मणों का जो एक अटूट विश्वास भारतीय इसके जनता पीछे पार्टी क्या पे रहा घटनाएं है। जिम्मेदार हैं या फिर एक जो मर्मरिंग है शासन सत्ता की मर्मरिंग जिम्मेदार है, या फिर यूजीसी जैसा मुद्दा जो सामने आया और उसके बाद अपर कास्ट खास तौर पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप से नाराज हुआ? क्या यूजीसी भी एक बड़ा फैक्टर है या मर्मरिंग ही सिर्फ एक कारण है जिसके नाते ऐसा हो रहा है? नहीं, ये सब सम्मिश्रित कारण है। यूजीसी एक बड़ा कारण है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत बड़ा डेंट दे गई है भारतीय जनता पार्टी को। और शासन सत्ता को लेकर के जो चर्चाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं, शासन सत्ता का जो व्यवहार है, और कई बार जो सिस्टम है जो पूरा तंत्र चलाता है प्रदेश का, उसमें भी कहीं न कहीं से थोड़ी जातीय आधार पर कुछ फर्क को लेकर के जो चर्चाएं हैं या अफवाहें हैं, मतलब एक तरीके से जनश्रुतियां कह सकते हैं, वे भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक बड़ा वर्ग थोड़ा सा नाराज है। तो उस वर्ग को कैसे संतुष्ट किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में है। क्योंकि अब ध्यान रखिएगा, चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अप्रैल अभी खत्म होने वाला है। इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और पूरा स्टेट जो है चुनाव की प्रक्रिया में लिप्त हो जाएगा। अच्छा, लेकिन तो एक बात वक्त बताइए, नहीं। ये जो एक अब अगले एक उस पर चलते हैं, क्या ये जो महिला आरक्षण को लेकर के बीजेपी पूरा एक माहौल बना रही है? आपने देखा किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई चीफ मिनिस्टर की। अब कल एक बड़ी पदयात्रा करने जा रहे हैं केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के साथ कल लखनऊ में। और
क्या ये जो और उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूपी में विपक्षी पार्टी है, दरअसल वो आधी आबादी की विरोधी है और इसलिए ये पूरा मार्च हो रहा है। क्या ये 2027 में बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशनल टूल साबित हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है? ऐसा है क्या? देखिए उन्नीस जी, आपसे इसके पहले महीने 2 महीने पहले जो चर्चाएं हुई उसमें मैंने इस बात के संकेत दिए थे और मैं लगातार इस बात पर कायम हूँ कि ये जो महिला शब्द है, ये जो महिला बिरादरी है जिसमें हमारी माताएं, बहन, बेटियां आती हैं, यह एक बहुत बड़ा अस्त्र बन सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का मेजर फोकस इन पे होने जा रहा है। ये मैं पिछले कुछ समय से लगातार बात कह रहा हूँ। ये तो हुआ ताजा ताजा अभी कुछ महीने पहले बिहार में हुआ, तो महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ देने की एक बड़ी स्कीम तो भारतीय जनता पार्टी लेके विधानसभा चुनाव को देखते हुए और अच्छी खासी इसका अच्छे मानक में लेके आएगी। हो सकता है अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके महिलाओं को सीधे धन लाभ देने की जो इनकी स्कीम आएगी वो सबसे बड़ी होगी अब तक की। ये तो इनको करना ही करना है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का जो पास्ट रहा है, अतीत पर आप दृष्टि डालें तो जो अपोजिशन है, खासतौर से समाजवादी पार्टी, महिलाओं को लेकर के इनका रवैया, इनकी सोच जो सामने आती रही है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं रही है। न ही महिलाओं को बहुत ज्यादा इनके यहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलता रहा है। तो एक तो वो आधार को थोड़ा सा तोड़ाएंगे और महिलाओं में एक संदेश देंगे। तो महिलाओं के लिए हम अच्छा सोचते हैं, हम महिलाओं को शुभचिंतक हैं, पहली बात। दूसरा, महिलाओं को कैसे लाभ मिले इस पर सोचते हैं, दूसरी बात। तो अब से लेकर के चुनाव के पहले तक आप देखिएगा महिलाओं को लुभाने का भारतीय जनता पार्टी का नियोजित सिलसिला चलता रहेगा। आप लगातार देखेंगे, चूंकि ये स्टेब्लिश्ड ट्रुथ है, स्थापित सत्य है नहीं, पर अब आप एक बात बताइए कि ये जो कि महिला उधर धारा बदल गई। आदि ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सही भी है, मान लीजिए कि आक्रोश भी है और उस आक्रोश को डेवलप करने में बीजेपी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। पर अभी जिस दिन ये बिल जो है लोकसभा के अंदर डाउन हुआ, उस दिन एक तस्वीर और आई और जिसने विरोध भी हो सकता है, पर बहुत सारे लोगों को चौंकाया वो तस्वीर की अपर्णा यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी का झंडा जला दिया और उस मतलब कांग्रेस का झंडा उन्होंने खुद जलाया, समाजवादी पार्टी का उनके बगल में जो श्रुति शाही, मुझे लगता है अगर नाम ठीक से मुझे याद हो, तो महिला आयोग की सदस्य हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जला दिया और उसमें जो हिस्सा जलता हुआ तस्वीरों में दिखा वो अखिलेश यादव की तस्वीर थी और झंडा समाजवादी पार्टी का था, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का झंडा खुद अपर्णा जला दिया। अब अखिलेश यादव की तस्वीर, समाजवादी पार्टी का झंडा और उस प्रदर्शन में शामिल अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। अब इसका विश्लेषण करिए कि ये सीन जो दिखाई पड़ रहा है इसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करें? देखिए, ये कोई राजनीति नहीं है, बहुत घटिया किस्म की राजनीति है। ये राजनीति में इस तरह के दृश्य अपेक्षित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अपर्णा यादव एक ऐसी संस्था की उपाध्यक्ष हैं जो संवैधानिक संस्था है, उनसे इस तरह का आचरण अपेक्षित नहीं है। तीसरे, दुनिया अपर्णा यादव को क्यों जानती है, अपर्णा यादव का नाम क्यों चर्चा में है?
अपर्णा यादव की मूल शिनाख्त क्या है? अपर्णा यादव की शिनाख्त, उनके चर्चित होने का कारण एकमात्र यही है कि वे मरहूम मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे की धर्म पत्नी है। यही तो उनकी पहचान है। जिस यादव परिवार में विवाह करने के बाद उनकी एक राजनीतिक और सामाजिक पहचान बनी, आप उसी परिवार के मुखिया द्वारा स्थापित पार्टी का झंडा जलवा रही। ये तो कोई नहीं, वो कह रही है भाई नहीं दुशासन और करता। दुर्योधन की पार्टी है ये तो खाली चिप। वो कह रही है तो इसका दुशासन और मतलब दुर्योधन की कि जिस पार्टी है। परिवार में उनका, इसका मतलब जिस परिवार में उनका विवाह हुआ, जिस परिवार की वो बहू हैं, उसमें दुशासन और दुर्योधन थे। और कौन इस पार्टी के दुशासन हुआ, कौन दुर्योधन भी लड़ हुआ? चुके हैं। 2017 का विधानसभा नहीं, चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही लड़ा था अपर्णा ने। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में आदमी अंधा हो जाता है। राजनीतिक नफा के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतने घटिया स्तर पर नहीं जा सकता है। मैं पहली बार अपर्णा यादव के इस व्यवहार से दुखी हुआ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आप बताइए, आप जिस परिवार की बहू हो, जहां आपका विवाह हुआ, जिस परिवार ने आपको स्वीकार किया, जिस परिवार के नाते आज आपकी शिनाख्त हुई समाज में, राजनीति में, इस देश में कोई और भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं था आपसे बड़ा जिसने ये काम कर दिया हो। आप पूरे हिंदुस्तान के किसी प्रांत के किसी शहर की कोई ऐसी घटना बता दीजिए जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया गया हो इस पूरे प्रकरण को लेकर के। नहीं, मजेदार तो बात है मुझे कि तो यही भाजपा नजर आता है कि भाजपा में भी कोई नेता, जिस नेता ने ऐसा किया ऐसा नहीं हुआ, मतलब वो एट स्पॉट वहीं हुआ। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। इससे क्या होगा कि यादव परिवार की बहू यादव परिवार की पार्टी का विरोध कर रही है, इससे बड़ी आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। इसी को राजनीति में चीप पॉपुलैरिटी कहते हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने का यह एक उद्यम मात्र था जो अपर्णा यादव ने किया। अपर्णा यादव तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव परिवार के किसी दुश्मन ने भी इस तरह की के कृत्य की का दुस्साहस नहीं किया। किसी नहीं, करोड़ों कार्यकर्ता है। अब आप देखिए, उसी विषय को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के यानी टॉप लीडर्स जो है उत्तर प्रदेश के, वो कल मुख्यमंत्री आवास से मार्च कर रहे हैं। ये इनको किसी को बुद्धि में नहीं आया कि झंडा जला दो। ये झंडा जलाने का काम, मैं तो बहुत विचलित हूं ये दृश्य देख करके। और दूसरे आपने जो बताया, यानी तुम्हारे पति का बड़ा भाई जो उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है, वो झंडा जल रहा है, उसकी तस्वीर जल रही है, नहीं मतलब और आप पुतला दहन ये सब तो बहुत अट्टहास कर होता रहे रहा, हो। पहले भी पुतले वगैरह जलाए जाते हैं, देखिए, पहले भी पुतले वगैरह जलाते, पर सियासी चापलूसी में इस हद तक आदमी चला जाए कि आपकी जो खुद की सार्वजनिक पहचान है उससे जुड़े हुए राजनीतिक सिंबल को, चाहे दूसरी पार्टी का, ठीक है पार्टी आपने छोड़ दी, आपकी नई पटरी खाई, सारी चीजें हो गई, ठीक है समझ में आता है, पर आपने उसको जला दिया। खैर, एक और मुद्दे की तरफ पहुंचते हैं मन जी। ब्रजभूषण शरण सिंह, मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह मतलब सोशल मीडिया का उत्तर प्रदेश का चैंपियन। सोशल मीडिया पर दिन भर में सबसे ज्यादा जिस नेता की रील उत्तर प्रदेश में देखी, सराही या उसको लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो किया जाता है, और मुझे लगता है उनकी पूरी राजनीति
सोशल मीडिया ड्रिवन ही हो गई, मतलब सोशल मीडिया के अंदाज में ही वो सुबह से जीते हैं, मतलब सुबह उठते हैं तो जिम जाते हैं, तो अपने पोतों के साथ खेलते हैं, तो दोपहर में मिलते हैं, तो कार्यक्रम में भाषण देते हैं, तो शाम को फिर घर आते हैं, फिर नाती पोतों के साथ खेलते हैं, तो रील ही रील, रील ही रील, मतलब वो पूरा रीलमय हो गए हैं। और अब एक उन्होंने चीज कह जोड़ दिया दूं 175 एक साल चीज जो तक। एक चीज जोड़ दूं हम्म, एक चीज और जोड़ दूं, आपने सब कुछ बताया, सोशल मीडिया चैंपियन, सोशल मीडिया किंग, और सवेरे उठ करके कुत्तों को घुमाने से लेकर के बच्चों के साथ खेलने और खाने, ये सब के दृश्य तो दिखते ही हैं। हम लोग उनका जो अपना हेलीकॉप्टर है, उसकी टेक ऑफ और लैंडिंग के भी पूरे विजुअल्स देखते हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर उड़ा और फिर कैसे हेलीकॉप्टर उतरा, उतरने के बाद कैसे स्वागत हुआ, फिर कार्यक्रम के बाद कैसे हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ा। ये मतलब सारे दृश्य आप 4,000 रील बताना और थोड़ा सा। वीडियो तो डेली मतलब अपलोड होनी ही होनी है, मतलब जो उनका माहौल है। पर वो ये कह रहे हैं कि 75 साल आरक्षण नहीं, 175 साल आरक्षण ले लो। वो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज को इस बात की चिंता नहीं। वो यूजीसी पर भी मुखर होकर के बोल रहे थे। वो और भी मुद्दों पर बड़ी राय रही। कल परशुराम जयंती पर भी कुछ कार्यक्रमों में थे, बोले देश में हंगामा मच जाएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह परशुराम जयंती पर किसी कार्यक्रम का चीफ गेस्ट बन करके आया है। मुझे लगता है कि इसमें हंगामा मचने वाली कोई बात तो है नहीं। अगर कोई क्षत्रिय राजनेता परशुराम जयंती के कार्यक्रम में पहुंचा तो उस वैसे तो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, बड़े स्थापित राजनेता हैं दयाशंकर सिंह। बलिया में दयाशंकर सिंह ने तो कार्यक्रम था। बाकायदा, जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी और रवि किशन शुक्ला जो सांसद हैं उनको उन्होंने बुलाया, काफी भव्य कार्यक्रम किया। तो ये तो थोड़ा ही मतलब है कि कोई छतरी पहुंच जाएगा तो हंगामा मच जाएगा, ऐसा उनका तो एक कुछ है उनके नहीं। कद का कोई क्षत्रिय लेकिन नेता पहुंच जाएगा तो देखिए, कद या पद आंकना तो ये जनता का काम है, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़े नेता रहे हैं, अपने क्षेत्र के बड़े प्रमुख नेता रहे हैं, अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे हैं। जैसा आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो गए हैं, साधन संसाधन है, हर विषय में दक्ष हैं, तो उनको ये जरूर लगता होगा कि हम कहीं जाएंगे तो उसकी अहमियत तो उस स्थान की, उस कार्यक्रम की बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में आमतौर पर ये माना जाता है, माना क्या जाता है, ये सही भी रहा है वर्षों तक कि यहाँ क्षत्रियों और ब्राह्मणों में आपसी प्रतिद्वंदिता का वातावरण होता है और ये कहीं कहीं तो वर्चस्व का ऐसा विषय हो जाता है कि तमाम बवाल हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं। आप देखिए, गोरखपुर तो इसका बहुत बड़ा केंद्र रहा है और पूर्वांचल में मुझे लगता है कि मध्य उत्तर प्रदेश और कहीं ज्यादा या पश्चिमी उत्तर तो प्रदेश से वो कौन सी टेक्निक के साथ काम कर रहे हैं, मतलब उनकी जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा, मतलब बीजेपी जहां एक तरफ ओबीसी और दलित की तरफ अलाइन हो रही है, वो विद इन बीजेपी रहते हुए उनकी पॉलिटिक्स सवर्ण पॉलिटिक्स की तरफ मैं ज्यादा मैं गोलबंदी दिखाई पड़ती है उनकी। मैं अभी इसी उसके एक हिस्से का उत्तर दिया। तो मैं कहना चाहता था कि ऐसी सूरत में जहां क्षत्रियों ब्राह्मणों में प्रतिद्वंदिता का एक पारंपरिक वातावरण होता रहा हो, वहां एक कद्दावर क्षत्रिय चेहरा अगर ब्राह्मणों के विशुद्ध ब्राह्मणों के कार्यक्रम में, भाई भगवान परशुराम को तो ब्राह्मण अपना सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा अगुआ मानता है, तो ऐसे कार्यक्रम में जाने से एक राजनीतिक सामाजिक हलचल होगी, ये उनका अपना अंदाजा रहा होगा। लेकिन आरक्षण को लेकर के
उनके जो विचार हैं, मैं तो यही कहूंगा, या उनकी पार्टी भी अगर कहेगा, आप उनसे पूछेंगे तो यही कहेगी उनके अपने निजी विचार हैं। हर व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह थोड़ी हो सकता है, हर व्यक्ति इतना साधन संपन्न थोड़ी हो सकता है। और आरक्षण को लेकर के या जिस तरीके से उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों के फायदे गिनाने को लेकर के बातें कही हैं, मुझे लगता है कि वो जिस पार्टी के सांसद रहे हैं लगातार, एक बार छोड़ करके, एक बार तो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उनके बेटे जिस पार्टी के सांसद और विधायक हैं, उस पार्टी की नीति और उस पार्टी का मानना ऐसा नहीं है। आपने ठीक कहा। भारतीय, फिर मैं यहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि उनका निजी विचार भी अगर ऐसा है तो गलत फहमी के शिकार है, क्योंकि उनकी पार्टी ऐसा नहीं करने वाली है। उनकी पार्टी के बारे में मैं लगातार कह रहा हूं, नहीं, पर आपको ये लग जातीय रहा है कि जनगणना की बात जिस दिन, पर आपको लग रहा है कि वो यूजीसी और सवर्ण पॉलिटिक्स को कम से कम कुछ तो हवा दे रहे हैं? ये तो दिखाई पड़ रहा है। अगर आप उनकी राजनीति देखिए पिछले 6-8 महीने की, जिस बेबाकी से वो बोल रहे हैं और ब्लंट, मतलब बहुत ही ब्लंट होकर के बोल रहे हैं, बावजूद वो कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। उनकी बेटी को भी लॉन्च किया जा रहा है नोएडा से। वो खुद जो है, उनके दोनों बच्चे ऑलरेडी राजनीति में हैं। वो यूजीसी के मुद्दे पर जिस तरह बोले और अब सवर्ण पॉलिटिक्स को लेकर के जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय एकता की बात कर रहे हों, चाहे वो जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक की आलोचना हुई तब भी वो उनके पक्ष में उतर करके आए, तो क्या कोई एक सवर्ण पॉलिटिक्स को दरअसल ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश में हवा देकर के एक नया कोना तलाश रहे, एक नई ताकत, एक नए लेवल पर अपनी पॉलिटिक्स को ले जाना चाहते हैं? क्योंकि उनको इस बात का एक कष्ट तो होगा ही कि वो इतनी बार सांसद रहे, इतनी उनकी राजनीतिक ताकत है, पर वो कभी मंत्री नहीं बन पाए, न राज्य में मंत्री बन पाए, न केंद्र में मंत्री बन पाए। लाल बत्ती नहीं मिली उनको कि उनके प्रतिद्वंदी कीर्तिवर्धन सिंह उसी गोंडा से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी बन गए। उनको लाल बत्ती और प्रोटोकॉल उसी गोंडा में मिल गया। नहीं, ये बात तो है, आदमी के जाति फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सवर्ण पॉलिटिक्स को लेकर के उनका जो मंतव्य सामने आया है, जाहिर सी बात है ये उनका जाति यानी निजी उनका विचार है, और इसको किस हद तक हवा दे पाएंगे इसको बेहतर जानते होंगे। हम इसकी मीमांसा नहीं कर सकते, हमको तो बहुत ज्यादा गुंजाइश इसमें नजर नहीं आती है। हालांकि ऐसे वक्त में ये सारी बातें कह रहे हैं, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हालांकि ऐसे वक्त पे ये सारी बातें कह रहे हैं जब माहौल थोड़ा इसी प्रकार का है। भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच और राजनीति की जो दिशा है ये उसके विपरीत है, उसके साथ ये नहीं है। और मैं फिर एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं आज की पॉलिटिक्स बता रहा हूँ, आज ही नहीं, जो भविष्य की राजनीति उस पर बात कर रहा हूँ। भविष्य की राजनीति आप दुनिया समझ रही है, जो ना समझे वो नाड़ी है। अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, उसी सरकार ने तो जाति जनगणना की मांग स्वीकार की है। जाति जनगणना का काम चालू है। अभी गृह मंत्री ने 3 रोज पहले लोकसभा में बताया। जब वो ये कह रहे हैं कि 75 नहीं 175 साल तक आरक्षण, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये ईडब्ल्यूएस किसको दिया जा रहा है? तो बीजेपी सरकार ईडब्ल्यूएस ले आई, तो लोग पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हो 75 नहीं 175 साल आरक्षण ले लो, मतलब आप दानी बन रहे हो, तो ये जो ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण है वो किसको मिल रहा है? वो ये पूछ भी रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे बड़ा ये वायरल है। अरे साहब, ऐसा है तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी चला रही ना, केंद्र में और लखनऊ में। ब्रजभूषण शरण सिंह थोड़ी चला रहे हैं, वो थोड़ी चला रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की अपनी एक पॉलिटिक्स है, सफल पॉलिटिक्स है, उनका अपना कैलकुलेशन है। आपको तो पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का या उनके बच्चे, उनका बेटा, उनका छोटा बेटा, ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार स्वयं ब्रजभूषण शरण सिंह, ये बीजेपी के कैंडिडेट होने के बावजूद गोंडा में मुसलमानों का भी वोट लेते हैं साहब, बड़े फॉलोअर्स हैं इनके।
तो इनकी अपनी राजनीति है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में सीमित राजनीति है, वहां अपना काम करते हैं। इनको पता है कि जो ओबीसी है और जो शेड्यूल कास्ट है वो उनको वोट देने नहीं जा रहा है, कम से कम बड़े शेयर में तो वोट नहीं देने जा रहा है। तो इनकी अपनी पॉलिटिक्स भी इसके पीछे है। कुछ दिनों पहले कि ब्राह्मण को भी लेकर के, सवर्णों को लेकर के भी उन्होंने कहा था, और उन्होंने मुसलमानों को लेकर के भी कहा था कि मतलब जिसको देखो वही जो है जब चाहे तब छीटा किसी कर लेता है, उसमें मुस्लिम्स का भी नाम दिया। तो बड़ा चर्चित रहा ब्रजभूषण का बयान। हाँ, उनके तो बहुत से बयान चर्चित रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि वो रील के हिसाब से बयान देते हैं। मैं एक जो बात कह रहा था आधी रह गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना की मांग स्वीकार की। हाँ, उन्होंने, मैं वो बात पूरी कर दूं, उन्होंने कहा कि देश गृह में मंत्री दो अमित खलनायक शाह, हैं। गृह मंत्री उन्होंने कहा देश में दो एक मिनट खलनायक हैं, सुनिएगा, मुसलमान और एक सवर्ण। जी, मैं कह रहा हूं उन्होंने कहा कि देश जी में दो जी। खलनायक, देश में दो खलनायक हैं, एक मुसलमान है और एक सवर्ण है, ये बात कही थी ब्रजभूषण। अब वो कब क्या कहते हैं, हर चीज का विश्लेषण संभव नहीं है। हो सकता है जहां उन्होंने बात कही हो वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो, उन्होंने कह दिया हो। लेकिन मैं तो उस बात को आगे बढ़ा रहा था जो बेहद जरूरी है कि जिस पार्टी से उनका बेटा सांसद, जिस पार्टी से उनका बेटा विधायक, या जैसा आपने चर्चा किया कि जिस पार्टी से उनकी बेटी चुनाव लड़ने के बारे में विचार कर रही हैं, या फिर वही जिस पार्टी से लगातार बहुत बार विधायक सांसद रहे हैं, रणनीति उन्होंने की है, उस पार्टी की सोच भी तो समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना करा रही है। जातीय जनगणना के बाद जो परिणाम आएंगे उससे हम, आप और भाजपा के बड़े छोटे नेता से लेकर के स्वयं ब्रजभूषण शरण सिंह भी विज्ञ हैं। उसका सीधा परिणाम है कि ये जो ओबीसी वर्ग है ये सबसे बड़ी तादाद में आएगा, सबसे बड़ी तादाद में। तो फिर उसको बड़ी तादाद में आरक्षण भी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो मजबूरी में इसी लाइन पे आगे जाना होगा। पॉलिटिक्स में कामयाबी को सस्टेन करना है तो जो धारा प्रत्यक्ष रूप से सामने है आपको उसके अनुकूल जाना होगा, उसके प्रतिकूल जाकर के तो आप सड़क पे आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी वो राजनीति करेगी, ब्रजभूषण शरण सिंह उसकी उल्टी राजनीति करेंगे, ये तो संभव नहीं दिखता है। हो सकता है उनके अपने खुद के परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन, स्टडी, प्लानिंग हो, उस दृष्टि से वो समय समय पर अलग अलग किस्म के बयान देते रहे हों। उनका अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं ब्रजभूषण दरअसल, और इसीलिए वो सोशल मीडिया स्टार तो ही हैं और बयानवीर भी हैं, बयान दे दे करके वो चर्चा में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आज इन तमाम मुद्दों का विश्लेषण हमारे साथ आपने किया। दर्शकों की भी क्या कुछ राय है, मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस पे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय भी हमें बताएंगे। उनकी राय हमें मोटिवेशन देती है कि हम इस तरह के डिस्कशंस, इस तरह के एनालिसिस जो है वो आपके सामने बार बार लेकर के आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण राजनीतिक जो समसामयिक विषय हैं उनका विश्लेषण करने के लिए।